एवरीवन, आपका स्वागत है वर्चुअल क्लासेस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 1 एंड क्लास 10 के चैप्टर 1 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यस माय फ्रेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर हमने आपके लिए बनाया है। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है आपको पढ़ना है लेकिन समझते हुए। ये पूरे वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। आज का जितना भी आप देखेंगे फॉर्मेट पूरा का पूरा इंग्लिश में है, जिससे आपको समझने और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आसानी होगी। एसएसटी पढ़े नहीं बल्कि समझे। एसएसटी कब से आप पढ़ ही रहे हैं लेकिन शायद आपको यह याद नहीं हो रहा होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आप सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे वर्चुअल क्लासेस 1, इंस्टाग्राम में वर्चुअल क्लासेस 1 और यूट्यूब में यस माय डियर फ्रेंड्स वर्चुअल क्लासेस के नाम से सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें फॉलोज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलूड टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुतों को यह होती है कि फ्रांस का झंडा कैसा है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपके लिए फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ साथ फ्रेंच का जो उनका नेशनल फ्लैग है वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, गोल्स बाय द एंड ऑफ दिस पावर पॉइंट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज इनइविटेबल गोइंग टू हैपन नो मैटर व्हाट। मतलब इस वीडियो के अंत तक आपको यह बात पूरा समझ में आ जाएगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ क्यों और हुआ कैसे और इसका पूरे संसार पर, पूरी दुनिया पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा। यह वीडियो अंत तक में आप पूरा समझ लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब तक माय डियर फ्रेंड्स देखना ना भूलें और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ आज का फ्रेंच रिवोल्यूशन। पहले रिवोल्यूशन के पहले के समय के बारे में मैं बताने वाला हूँ। द ओल्ड रिजीम, एंशिएंट रिजीम, मतलब जो राजतंत्र है, जो राजशाही है यूरोप में, जो मेनली फ्रांस में, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, द ओल्ड रिजीम के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है द ओल्ड रिजीम सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम विच एक्सिस्ट इन मोस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ओल्ड रिजीम क्या है? ओल्ड रिजीम है जो 18th सेंचुरी में जो यूरोप में एक सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम बना हुआ था, सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी यूरोप की, उसे हम ओल्ड रिजीम कहेंगे। कंट्रीज वेर रूल्ड बाय एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म क्या है? द मोनार्ड्स दैट एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। मतलब जो राजतंत्र है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है राजतंत्र, मतलब निरंकुशवाद, मतलब राजा का ही इस पे पूरा शासन चलता था। इसी को यहाँ पर कंट्रीज वेर रूल्ड बाय एब्सोल्यूटिज्म, मतलब है कि पूरा जो यूरोप था, जो फ्रांस था, वो पूरा का पूरा एब्सोल्यूटिज्म के अंतर्गत था, मतलब वहाँ पर राजा का पूरा शासन चलता था। क्लासेस ऑफ पीपल, प्रिविलेज एंड अनप्रिविलेज। लोगों को वहाँ पर उस समय में दो कैटेगरीज में बांटा हुआ था, एक अनप्रिविलेज, दूसरा है प्रिविलेज। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं। प्रिविलेज पीपल पेड टैक्सेस एंड ट्रीटेड बैडली। अनप्रिविलेज पीपल कौन थे? जो टैक्स पेयर होते थे, जो टैक्स पे करते थे और जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, वो अनप्रिविलेज लोग होते थे। मतलब उनको सुविधाएं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। जबकि प्रिविलेज पर्सन कौन थे? डिड नॉट पे टैक्सेस एंड ट्रीटेड वेल। मतलब जिनका क्या होता था, टैक्स पे नहीं करना पड़ता था कंट्री में, लेकिन उनको हर सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। जितनी भी सुविधाएं उनको मिलती थी, लेकिन उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। उनको प्रिविलेज पीपल ग्रुप में रखा गया है। आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं, आपको इस फोटो में इस साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये सब अनप्रिविलेज पीपल है, जबकि राइट साइड में जो है ये प्रिविलेज पीपल्स के फोटोज़ बनाए गए हैं। तो आगे आप देखते हैं सोसाइटी अंडर द ओल्ड रिजीम, मतलब जो पुराने राजतंत्र था उसके अंदर में सोसाइटी, जो समाज था, वह कैसा था। तो ध्यान से इसको देखिए, समझे और पूरा का पूरा इसी से आपको पूरा सब कुछ याद भी होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, इन फ्रांस पीपल वेर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फ्रांस में पीपल 3 स्टेट्स में डिवाइड थे। एक था फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, थर्ड
और तीसरा था थर्ड स्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट्स को क्लर्की कहा गया। हाई रैंक मेंबर ऑफ द चर्च, ये लोग क्या होते थे, जो चर्च के मेंबर होते थे और इनको चर्च में उच्च स्थान प्राप्त था। प्रिविलेज क्लासेस, और इनको सारी सुख सुविधाएं राजा की तरफ से प्रदान की गई थी। जबकि सेकंड स्टेट में नोबलिटी आती थे, उसमें प्रिविलेज क्लास, ये भी नोबलिटी को भी सारी सुख सुविधाएं राजा प्रदान करता था, इनको भी सारी सुख सुविधाएं होती थी। मैं आप लोग को बता दूं, जो फर्स्ट स्टेज जो है क्लर्की, ये चर्च से संबंधित है। सी फॉर चर्च, सी फॉर क्लर्जी, इतना याद रखें। लेकिन जो नोबलिटी आता है माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड स्टेट, वह राजा के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग होते थे। मतलब जितने भी मंत्री होते थे, राजा के महल में काम करने वाले, उनके मंत्री परिषद में काम करने वाले जितने भी सेना नायक वगैरह होते थे, सेनापति होते थे, वो नोबलिटी कहलाते थे। जबकि जो थर्ड स्टेट जो था, एवरीवन एल्स, इसके बाद जो भी लोग बच जाते थे वो थर्ड स्टेज में आ जाते थे। जैसे फ्रॉम पीजेंट इन द कंट्री साइड टू वेल्दी बॉर्गनिस मर्चेंट्स इन द सिटीज़, जो भी छोटे बड़े व्यापारी थे, साथ ही साथ जो भी किसान वगैरह थे, ये थे थर्ड स्टेट में, ठीक है। और इनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला था, मतलब ये अनप्रिविलेज क्लास के लोग थे, इनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सुख सुविधाएं या अधिकार प्राप्त नहीं थी। तो इसके बारे में और आगे जानते हैं। हमने यहाँ पर चार्ट बना के आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास का जो पॉपुलेशन है, उनको क्या क्या सुविधाएं थे, एग्जेप्शन क्या था, उनके ऊपर बर्डन क्या था। सेकंड क्लास के लोगों की संख्या, प्रिविलेज, उनको एग्जेप्शन प्लस बर्डन क्या है, हमने पूरा का पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कि फर्स्ट क्लास को जनसंख्या बहुत ही कम थी, हाई रैंक क्लर्की होते थे ये लोग, इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई थी। कलेक्शन द तीथ एक तरह का टैक्स था, कंसोलशिप ऑफ द प्रेस, कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एक्सेट्रा। कैथोलिक फेथ हेल्ड ऑनर पोजिशन ऑफ बीइंग द स्टेट रिलीजन प्रैक्टिस बाय मोनार्क एंड नोबलिटी ऑन 20% ऑफ द लैंड। उनके पास, प्रत्येक के पास लगभग बहुत ही ज़मीन होता था। जबकि एग्जम्पशन क्या था, पेड नो टैक्सेस, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था फर्स्ट क्लास को। सब्जेक्ट टू चर्च लॉ रैदर देन सिविल लॉ, और इनको चर्च के नियम अनुसार ही मानना पड़ता था, सिविलियन लोग को नहीं मानते। लेकिन इनके ऊपर बर्डन क्या था, बोझ क्या था, इनके कार्य क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। मोरल ऑब्लिगेशंस रैदर द इलीगल ऑब्लिगेशंस टू असिस्ट द पुअर एंड नीडी, मतलब इनको क्या था कि ये जो जिनको आवश्यकता होती थी, उनको ये मतलब धार्मिक ज्ञान देते थे, और इनको ऑब्लिगेशन मतलब दूसरों की सुनवाई भी करते थे ये लोग। सपोर्ट द मोनार्की एंड द ओल्ड रिजिम, ये पुराने राजतंत्र को सपोर्ट करते थे, मोनार्की को सपोर्ट करते थे। जबकि सेकंड जो क्लार्क था, नोबलिस, इनका क्या था, प्रिविलेजेस क्या था, कलेक्टेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडल ड्यूज, टैक्स कलेक्ट करते थे। मोनोपोलाइज मिलिट्री एंड स्टेट अपॉइंटमेंट्स, मतलब ये मिलिट्री और स्टेट अपॉइंटमेंट्स में पूरा का पूरा ये लोग कंट्रोल करते थे। एंड पेड नो टैक्सेस, अरे इनको भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। सपोर्ट द मोनार्की एंड द ओल्ड रिजिम, ये भी सेम काम करते थे क्लर्की की तरह। लेकिन जो थर्ड था माय डियर फ्रेंड्स, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, 90% संख्या फ्रांस में थर्ड क्लास की थी। एवरीवन एल्स, आर्टिशियन, बुल्गरेसी, सिटीज वर्कर, मर्चेंट्स, पीजेंट एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ मेनी पर्शियन प्रीस्ट, इसके अंतर्गत आते थे थर्ड स्टेज में। और इनको कोई भी प्रिविलेज प्राप्त नहीं था, नो प्रिविलेज, और उनको किसी भी चीज़ में एग्जम्पशन नहीं थी, और उनको क्या करना पड़ता, पेड ऑल टैक्सेस। एंड तीथ क्या होता था, चर्च टैक्स होता था। फिर ऑक्ट्रैक, टैक्स ऑन गुड्स बॉट इन टू सिटीज़ में, शहरों में जब कोई सामान वस्तु खरीदते थे तो उनको ऑक्ट्रैट के रूप में टैक्स देना पड़ता था। कर भी देना पड़ता था, फोर्स रोड वर्क, हाँ, उसके साथ साथ कैपिटेशन पोल टैक्सेस देना पड़ता था, कैपिटेशन टैक्सेस। वेंटिंग मिंग टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स, गेविला मतलब साल्ट टैक्स, टैल मतलब लैंड टैक्स। इसके अलावा फ्यूडल ड्यूज फॉर द यूजेस ऑफ लोकल मैनर्स, वाइन स्प्रेस, ओवन एक्सेट्रा, इनका भी इस्तेमाल करने के लिए इनको टैक्सेस देना पड़ता था। मतलब थर्ड स्टेट का जो सिचुएशन था फ्रांस में, बहुत ही खराब सिचुएशन था। तो आप ये यहाँ तक पढ़ के आपको लगा होगा कि फ्रांस में क्या बुराई थी, फ्रांस के राज व्यवस्था में क्या बुराई थी। पहली कि दोनों स्टेट्स को ये लोगों को कुछ पेन टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, लेकिन थर्ड स्टेट वालों को इतना ज़्यादा बर्डन दिया गया था जिससे वहाँ के लोग उब जा रहे थे। व्हाट डज द पॉलिटिकल कार्टून से अबाउट कंडीशन इन फ्रांस अंडर द ओल्ड रिजिम। आपको क्या लगता है, ये जो कार्टून बनाया गया है, ये कार्टून के अंतर्गत ओल्ड रिजिम में क्या करना पड़ता था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 लोग हैं फोटोज़ में, एक है चर्च के पोप हैं, दूसरे किंग हैं, और यहाँ के नोबलिटी के लोग हैं। उनका सारा बर्डन
कौन वहन कर रहा है? आप नीचे एक देखे होंगे वीडियो में जकड़ा हुआ थर्ड स्टेट का एक आम नागरिक। तो इसमें एक अंतर्द्वंद मतलब एक रिविलियन की भावना जागृत होती है इस कार्टून से। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द ओल्ड रिजिम। जो पुराने राजतंत्र व्यवस्था थी उसके अंतर्गत फ्रांस का इकोनॉमी कैसा था? फ्रांस इकोनॉमी वाज बेस्ड प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर, मतलब फ्रांस की जो इकोनॉमी थी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। पीजेंट फार्मर्स ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, और जो भी पीजेंट थे मतलब किसान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन का बर्डन था। पुअर हार्वेस्ट मेंस दैट पीजेंट हैड ट्रबल पेइंग देयर रेगुलर टैक्सेस, और उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाता था और उनके अंदर खेती उतनी उन्नत नहीं थी कि वो सारे टैक्सेस पे कर पाते थे। सडनली कुड नॉट अफोर्ड द हैव देयर टैक्सेस राइज, जिस प्रकार उनका टैक्सेस बढ़ रहा था उनको पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके पास कुछ साधन नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है बोग्रियासिस ऑफ्टन मैनेज द रेदर वेल्थ बट वेयर अपसेट दैट वे दैट दे पेड टैक्सेस व्हाइल नोबल डिड नॉट, जबकि किसी भी तरह का स्थिति खराब होने पर देश में किसी भी तरह की आपदा आने पर भी जो थर्ड स्टेट है उसको टैक्सेस पे करना पड़ता था, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो क्लर्जी और नोबलिटी थे उनको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, जिससे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बर्डन जो था उनके ऊपर बढ़ जा रहा था, किनके अंदर? थर्ड स्टेट के अंदर। तो इससे क्या हुआ? फ्रांस इन बैंकरप्ट, मतलब फ्रांस में क्या हुआ? दिवालिया हो गया, उसमें पैसे का बहुत कमी हो गया, उनके पास पैसे ख़त्म होने लगे। तो क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में हम जानते हैं इस नोट्स में। देखिए, द किंग लुइस 16 लैव्स मनी ऑन हिमसेल्फ एंड रेसिडेंस लाइक वर्साइल। जो लुइस 16 जो राजा बना तो उसने अपने बहुत सारे पैसे क्या थे अपने रख रखाव में, अपने ऐशो आराम में उसने खर्च किए। जैसे यहाँ पर कहा गया वर्साइल में एक उन्होंने बहुत बड़ा किला बनवाया था, उस किले के मेंटेनेंस में बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। क्वीन मेरी एंटोनिया वाज सीन एज ए वेस्टफुल स्प्लेंडर, और जो उनकी महारानी थी लुइस 16 की पत्नी जो थी मैरी एंटोनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की, वो भी अपने रख रखाव अपने सौंदर्य में अपने आराम में बहुत सारे धन खर्च करती थी। गवर्नमेंट फाउंड इस फंड डिफ्लेक्टेड सच एज ए रिजल्ट ऑफ वार। गवर्नमेंट देख रही थी कि उसका जितना भी पैसा है, फंड है, जो उसका राजा का राजकोष है, वह धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था, क्योंकि वो जो फ्रांस था वो उस समय तत्कालीन समय में बहुत सारे युद्ध करता था, लड़ाई करता था दूसरे देशों से, इंक्लूडिंग द फंडिंग ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन। एक्चुअली फ्रांस ना अमेरिका का सहायता कर रहा था रिवोल्यूशन में। क्यों कर रहा था? क्योंकि फ्रांस जो था ब्रिटेन का दुश्मन था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद था, उनमें दुश्मनी था। तो अमेरिका में पूरा का पूरा ब्रिटेन का आधिपत्य था, कब्जा था। तो अमेरिका को स्वतंत्र करा के फ्रांस ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी भुनाना चाहता था, इसलिए वो अमेरिका को आर्थिक रूप में बहुत सहायता करता था वहाँ के रिवोल्यूशन में, इसलिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। डिफिक स्पेंडिड ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी देन इट टैक्स इन द फ्रॉम द टैक्सेस रेवेन्यू, मतलब जो है गवर्नमेंट जितना भी टैक्स में पैसा पाता था उससे कहीं ज़्यादा पैसा वह खर्च करता था अपने सैनिक में, अपने लड़ाई में, अपने आस पड़ोस के देशों के मेंटेनेंस में, उनको लोन भी देता था। प्लस उसमें क्या हुआ था कि वो अपने जितने भी लोग थे फ्रांस उस गवर्नमेंट में काम करते थे उनको भी तो पे करना पड़ता था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। प्रिविलेज क्लास वुड नॉट सबमिट द बिंग टैक्सेस, और अभी भी क्या हुआ ऐसी स्थिति में भी जो फिर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो लोग थे वो लोग अभी भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जिससे बैंक वहाँ पर क्या हो गया, फ्रांस में बैंकरप्सी हो गया। तो आप देख सकते हैं ये है वहाँ की महारानी मैरी एंटोनियो एंड हर चिल्ड्रंस। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है और ये अपने साजो सामान में अपने रख रखाव में कितने पैसे खर्च करती थी। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाया है लॉन्ग टर्म काजेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दो काजेस हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं लॉन्ग टर्म काजेस। एक है एब्सोल्यूटिज्म मतलब निरंकुशवाद, दूसरा है अनजस्टिस सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम मतलब ओल्ड रिजिम जो पुरानी राज व्यवस्था है। पुअर हार्वेस्ट विच लेफ्ट पीजेंट फार्मर विथ लिटिल मनी फॉर टैक्सेस, और जो भी फार्मर्स वगैरह होते थे उनसे बहुत टैक्सेस लिया जाता था। इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटमेंट फिलोसोफर्स मतलब उस समय तत्कालीन समय में बहुत सारे फिलोसोफर्स का जन्म हुआ था, उन्होंने बहुत सारी बातें लोगों में फैलाई थी, लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतलाई थी, उन्होंने लोगों को समझाया था, इनलाइटमेंट किया था, उन्हें नवजागरण का बात बताया था, जिससे वहाँ के लोगों के मन में अपने लिए आज़ादी की भावना ने जन्म लिया था। सिस्टम ऑफ मार्सिटिज्म्स विच रिस्ट्रिक्ट ट्रेड, मार्सिटिज्म का जो सिस्टम था वो डेवलप हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य जो ट्रेड था उसमें बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सक्सेसफुल रिवोल्यूशन, जैसे
फ्रांस का रेवोल्यूशन होने के पहले अमेरिका में रेवोल्यूशन हो गया था, लेकिन अमेरिका का पूरा रेवोल्यूशन का खर्चा फ्रांस ने उठाया था। तो इसको देख करके वहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई जिस प्रकार से अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इंग्लैंड ग्लोरियस रिवोल्यूशन, इंग्लैंड में भी एक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अमेरिका में भी एक रेवोल्यूशन हुआ। इस दोनों रेवोल्यूशन से फ्रांस का रेवोल्यूशन बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था, जिससे वहाँ के लोगों ने रेवोल्यूशन करने के लिए सोच लिया। ये लॉन्ग टर्म काउजेस थे। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म काउजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है बैंकरप्सी, दूसरा है ग्रेट फियर, तीसरा है स्टेट जनरल्स। तो बैंकरप्सी के बारे में मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, अभी मैं आपको ग्रेट फियर्स के बारे में बताऊंगा। ग्रेट फियर क्या है? रोज फेमिनिन इन मेमोरी। एंड सेकंड इज हंगरी इम्प्रोवनाइज्ड पीजेंट फियर्स दैट नोबल ऑफ स्टेट्स जनरल वे सीकिंग ग्रेटर प्रिविलेज। उनको ये लग गया था कि जो भी अपर क्लासेस है, जैसे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था। पीजेंट को ये महसूस हो गया था थर्ड स्टेट को, और उनसे वे ईर्ष्या करने भी लग गए थे। अटैक्स ऑन नोबल एक्वायरिंग थ्रू आउट द कंट्री इन 1789, और जो भी नोबल्स लोग थे उनके ऊपर जो थर्ड स्टेट के लोग थे वे अटैक करना शुरू कर दिए थे। थर्ड स्टेट जनरल में जो काउजेस है उसमें मैंने आपके लिए नोट में बनाया है कि जो लुई 16 हैड नो चॉइस बट टू कॉल फॉर ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द बैंकरप्ट प्रॉब्लम। जब अंत में लुई 16 जो फ्रांस के राजा थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने सारे स्टेट के लोगों का एक मीटिंग बुलाया, जिसे स्टेट जनरल कहा गया, वो जिस आर्थिक मंदी थी उससे निपटने के लिए। ऑल 3 स्टेट्स, इस मीटिंग में उन्होंने ऑल 3 स्टेट्स को बुलाया था। उसके बाद हैड नॉट मीट सिंस 1614, मतलब 1614 ईस्वी के पहले से, मतलब अभी 1789 आ गया। 1614 से 1789 तक कभी भी इन तीनों स्टेट का मीटिंग नहीं हुआ था। बहुत सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद, तकरीबन 150 ईयर्स के बाद यह एक मीटिंग बुलाया गया। सेट इन मोशन ए सीरीज ऑफ इवेंट विच रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ द मोनार्की एंड ए कंप्लीट न्यू सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस। और इस तरीके से लगा, पहली बार जो वहाँ की थर्ड स्टेट थी उसको लगा कि चलिए अब राजा को ये एहसास हुआ कि भाई आप फ्रांस में क्या है, स्थिति खराब है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी देना है थर्ड स्टेट को। तो इससे थर्ड स्टेट के मन में एक लालसा ने जन्म लिया कि चलिए हमारा भी सिचुएशन थोड़ा सुधर सकता है, और उस लालसा ने धीरे धीरे उनके अंदर एक घर बना लिया था। तो ये थे मेन रीजन फॉर द शॉर्ट टर्म रीजन फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल 5 मई 1789, स्टेट जनरल का जो मीटिंग था 5 मई 1789 को हुआ, तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वोटिंग वाज कंडक्टेड बाय स्टेट्स, ईच स्टेट हैड 1 वोट, प्रत्येक स्टेट के बाद एक वोट होता था, एक ही वोट होता था पर स्टेट के पास। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट कुड ऑपरेट ए ब्लॉक टू स्टॉप एंड थर्ड स्टेट फ्रॉम हैविंग इट अवे। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में भी यहाँ पर इन क्लर्की और नोबिलिटी को ज़्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन थर्ड स्टेट को नहीं। मतलब इसमें क्या कहा गया, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एक साथ हो गए। देखिए प्लस करके मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट प्लस हो गए, एकजुट हो गए, लेकिन वहीं पर थर्ड स्टेट को उन्होंने अकेला कर दिया इस असेंबली में भी। तो इससे क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट डिमांड द वोटिंग बाय पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन क्या थी थर्ड स्टेट की 90% जनसंख्या थी। दिस वुड गिवन द थर्ड स्टेट ग्रेटर एडवांटेज, अगर ये हो जाता तो थर्ड स्टेट को बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता, और इसका क्या होता है डेड लॉक रिजल्ट, और इसका जो रिजल्ट आया वो अतुलनीय रिजल्ट आता, जो कि वहाँ के जो इतने पुराने जो राज व्यवस्था है, जो वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको पूरी तरह से चेंज करने वाला था फ्रांस का। तो उस समय टेनिस कोर्ट में ये एक ओथ लिया गया, ओथ का मतलब होता है कसम लिया गया। तो उनमें 4 बातों पर हमें पॉइंट नज़र दौड़ानी है। पहली है, थर्ड स्टेट डिसाइडेड इटसेल्फ टू बी द नेशनल असेंबली। टेनिस कोर्ट में जब देखा गया कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट अपना प्रिविलेज नहीं छोड़ रहे हैं, तब जो थर्ड स्टेट है, जो आम जनता थी, उसने कसम खा लिया, टेनिस कोर्ट में एक शपथ ले लिया उसके लीडर्स ने मिलके कि जो थर्ड स्टेट है वह खुद ही एक नेशनल असेंबली बनाई। लुई 16 रिस्पॉन्डेड बाय लॉकिंग द थर्ड स्टेट आउट ऑफ द मीटिंग, और इससे क्या हुआ, जो लुई 16 थे उन्होंने थर्ड स्टेट को मीटिंग से बहिष्कार कर दिया। द थर्ड स्टेट रिलोकेट टू ए नियर बाय टेनिस कोर्ट वेयर इट्स मेंबर वाउड टू स्टे टुगेदर एंड क्रिएट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। और अंत में क्या हुआ कि जो भी थर्ड स्टेट के जो भी नेता थे या फिर जो भी लोग थे, वे सब चले गए पास के एक चर्च में, टेनिस कोर्ट में, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने एक जनरल असेंबली बना डाला। और क्या होता है, जून 23 को 1789 में लुई 16 रिटेंड
ही ऑर्डर द थर्ड स्टेट टू मीट टुगेदर एज द नेशनल असेंबली एंड वोट बाय पॉपुलेशन ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। और जबकि वहाँ थर्ड स्टेट ने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, तो इससे लगा कि राजा को, लुई 16 को, कि इससे मेरा पावर बहुत ही खत्म हो जाएगा, मेरी स्थिति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने थर्ड स्टेट को दोबारा बुलाया और कहा कि चलिए फिर से हम मीटिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में टेनिस कोर्ट में जो ओथ लिया गया है, हमने वो पिक्चर आपको इस वीडियो में दिया है। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। अंत में आप देख सकते हैं इस छोटे से पिक्चर में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच एक मीटिंग हो रहा है। इसको एक कार्टूनिस्ट ने बनाया है। तो इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल क्लासेस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके जितने भी स्टडीज़ ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें वीडियो शेयर जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स, और कमेंट हमें ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को बताया कि टेनिस कोर्ट में एक ओथ लिया गया बाय जैक्स लुइस डेविड। आप देख सकते हैं इस फोटो में टेनिस कोर्ट है और यहाँ पर ये जैक लुइस डेविड है, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक ओथ लिया गया था और इस ओथ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। और मैं आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चंस दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये 9 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। पहला क्या है, व्हाट वाज द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम क्या है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज एन एब्सोल्यूट मोनार्की ऑपरेट्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइज, प्रिविलेज, एग्जॉप्शन एंड द बर्डन ऑफ द थर्ड स्टेट्स। फोर्थ है, व्हाट इज डिफिक्ट स्पेंडिंग। फिफ्थ है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ थिंग यूज बाय द फिलोसोफर्स। सिक्स्थ है, व्हाट वेर द अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेवेंथ है, व्हाट वेर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एट है, एक्सप्लेन द डिबेट ओवर वोटिंग विच ऑकर्स इन द स्टेट जनरल। एंड द 9th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। ये सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल ईयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप क्लास 10 के हो, चाहे क्लास 9 के बच्चे हो, सबके लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आशा है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस घर पे करेंगे और करने के बाद डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमसे फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिसको स्टार्टिंग में ही आपको मैंने आईडी बतला दिया है। हमारा फेसबुक आईडी है वर्चुअल क्लासेस 1, हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है वर्चुअल क्लासेस 1, साथ ही साथ हमारा अपना यूट्यूब चैनल का नाम है वर्चुअल क्लासेस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन सवालों के जवाब नोट्स बना के आप हमें ज़रूर सबमिट करें माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके लिए आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने तैयार किया हुआ है, जिस पे हम आपको ऐड करेंगे और वहाँ पर जितने भी इसके PDFs हैं वहाँ से आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे देना, आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे ना भूलें। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। कल की जो वीडियो होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 फेजेस पीरियड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच आया है, उन 4 स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। और आप देख सकते हैं ये 4 स्टेट्स क्या क्या है। पहला नेशनल असेंबली 1789 टू 1791, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 टू 1792, तीसरा कन्वेंशन 1792 टू 1795 एंड डायरेक्टरी 1795 टू 1799। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए कल भी हमारा वीडियो हर शाम को 6 बजे देखना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।